देख अचानक याद आता है, बस एक दिन पहले ही मैंने वो पैसे छीन लिए थे जो यारा ने अपने मायके से उधार लेकर बच्चे के लिए चावल की लपसी लाने को जमा किए थे, और वो सारे पैसे शराब में उड़ा दिए थे। यह याद मन पर भारी चोट करती है। हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगता हूँ, तब तक जब तक मुंह के किनारे से खून न बह निकले। यारा ठंडी नजरों से देखती है, होठों पर एक कड़वी मुस्कान है। उसने यह सब गिनना कब का छोड़ दिया है। हर बार जब मैं होश में आता, घुटने टेक कर माफी मांगता, लेकिन 2 दिन भी न बीतते कि मेरे मुक्के फिर उस पर बरस पड़ते। वो बिस्तर की बेइज्जती झेल सकती है, जो नहीं झेल सकती वो यह है कि उसका बच्चा दूध की एक बूंद को भी तरसे। बच्चे की कमजोर रोती आवाज यारा की सूनी आंखों में जिंदगी की एक चिंगारी जगा देती है। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और रोते बच्चे को उठा लेती है। महीनों की कुपोषण की वजह से यारा का दूध बिल्कुल सूख गया है और बच्चा भूख से लगातार रोता रहता है। ये आवाज मुझे पूरी तरह जगा देती है। मैं बिस्तर से कूदता हूँ और फर्श से कपड़े उठाकर पहन लेता हूँ। यारा यहीं रुको, अभी मिमी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। ये कहते कहते ही गांव के किनारे हक की दुकान की तरफ बड़े बड़े कदमों से चल पड़ता हूँ। हक मुझे आते देख अपने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। इस बार कौन सी शराब? हक, एक पैकेट चावल की लपसी उधार दे दो, कल लौटा दूंगा। उधार की बात सुनते ही हक रुक जाता है। मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की सूजी हुई छाप देखता है और कुछ नहीं बोलता, बस पलटकर शेल्फ से एक पैकेट चावल की लपसी उठाता है और थमा देता है। मैं बार बार शुक्रिया कहता हूँ, पैकेट थामकर घर की तरफ भागता हूँ, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखता हूँ और यारा को अभी भी कोने में सिमटा देखता हूँ, सीना फिर दर्द से भर जाता है। यारा, चावल की लपसी ले आया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी को बेचा तो तुम्हारे पूरे खानदान को श्राप दूंगी कि वंश खत्म हो जाए। यह शब्द सुनते ही पांव जम जाते हैं। वहीं खड़ा रह जाता हूँ। तब याद आता है मैंने सच में यही सोचा था कि अपनी बेटी को शहर के किसी घर में बेचकर शराब के पैसे जुटाऊंगा। मन ही मन खुद को कोसता हूँ कि मैं कितना नीच और क्रूर था। कोई हैरानी नहीं कि मेरा अंत वैसा ही हुआ। मैं उसी के लायक था। चावल की लपसी का पैकेट सावधानी से उस घिसे पिटे छोटे से बिस्तर पर रख देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मिमी को कभी नहीं बेचूंगा। कल शहर जाऊंगा और कोई काम ढूंढूंगा। फिर पलटकर कमरे से बाहर निकलता हूँ और आंगन में खुद को कई और जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। मुझे साफ याद है, इसी महीने यारा ने मिमी को लेकर जलाशय में छलांग लगाई थी। जब भी यह ख्याल मन में आता है पूरा बदन कांप उठता है। आसमान में अंधेरा घिर रहा है और घर में कई दिनों से अनाज का एक दाना नहीं है। 20 मिनट बाद मैं गांव के पीछे की पहाड़ी की तलहटी में खड़ा हूँ। कमर के नाड़े से रबर खींचकर एक कच्ची गुलेल बना लेता हूँ। पत्थर छूटता है और एक फाख्ता फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ जाती है। पिछले जन्म में जब मैंने तरक्की की थी, निशानेबाजी का खेल मेरा जुनून बन गया था। गुलेल चलाने में काफी माहिर हो गया था। झाड़ियों में देर तक दुबक कर बैठता हूँ। जाल से एक मोटा तीतर फंसाता हूँ और गुलेल से 4 फाख्ताएं गिराता हूँ। चारों फाख्ताएं मिलाकर मुश्किल से 1-2 पाव निकलेंगी, लेकिन तीतर अकेला 5 पाव का ठोस है। शिकार को बेलों से बांधकर एक डाल पर लटका देता हूँ, घर ले जाने को तैयार। तभी अचानक एहसास होता है कि पीछे कुछ गायब है। पूरे बदन पर ठंडा पसीना छूट जाता है। एक पल को लगता है कि किसी अलौकिक चीज से सामना हो गया है। तभी सीने पर लटका ताबीज हल्की सी रोशनी से जगमगाता है। ये वही ताबीज है जो पिछले जन्म में यारा हमेशा अपने पास रखती थी। जब उसने जीवन समाप्त किया, उस दिन जलाशय के किनारे उतारकर छोड़ गई थी। जब दोबारा देखता हूँ, रोशनी जा चुकी है। हाथ उठाकर ताबीज को छूता हूँ। अगले ही पल खुद को एक अजीब से अलग स्थान के भीतर पाता हूँ, उस अस्पताल के कमरे से भी छोटा जहाँ मेरी मौत हुई थी। बार बार परखने के बाद आखिरकार समझ आता है, ताबीज थामो तो अंदर। बाहर जाने का ख्याल आते ही पलक झपकते वापस। ये तोहफा हाथ में आ गया है तो जानता हूँ कि इस बार सब कुछ नए सिरे से खड़ा कर सकता हूँ। घर लौटते रास्ते में नजर पड़ती है कि गांव के कई घरों में बिजली के बल्ब जल रहे हैं, लेकिन मेरे अपने घर में अभी भी एक धुंधला तेल का दिया जलता है। अकाल के बुरे से बुरे साल भी गुजर गए, फिर भी मेरे घर में एक वक्त का खाना मुश्किल से जुटता है। दूसरे की कोई उम्मीद नहीं। शिकार सीधे रसोई में ले जाता हूँ। जब रात पूरी तरह घिर जाती है तो फाख्ताओं के सूप का एक बड़ा कटोरा लेकर मुख्य कमरे में आता हूँ। यारा, आओ खाना खाओ। फाख्ताओं का सूप बनाया है, इससे दूध उतरेगा। 3 बार आवाज देता हूँ। तब जाकर यारा धीरे धीरे अंदर के कमरे से बाहर निकलती है। मेज पर रखे फाख्ताओं के सूप के बड़े कटोरे को देखती है, लेकिन पास आने का कोई इरादा नहीं। बस वहीं खड़ी रहती है, आंखों में घनी नफरत जो घुलती नहीं। फटे पुराने पैबंद लगे कपड़ों में अपनी पत्नी को देखकर मन फिर तड़प उठता है। तंगी के इस दौर में भी यारा का हुस्न आंखों को रोक लेता है, लेकिन मैं वो नीच पशु जो था, उसे पाकर भी कभी उसकी कदर न की। उसे इस तरह चौकस खड़े देखकर अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक मैं इस कमरे में हूँ वो खाने को हाथ नहीं लगाएगी। मैं रसोई में खाऊंगा, यह कहकर पलट जाता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। यारा वहीं जमी खड़ी रहती है, फाख्ताओं के मांस और शोरबे से लबालब उस कटोरे को ताकती रहती है। क्या वो सपना देख रही है या यह किसी अनहोनी से पहले की आखिरी रात का खाना है? पहले जब कभी घर में कुछ होता था वो हमेशा पेट भर कर खाता था। उसके बाद यारा के हिस्से में बस बर्तन धोने का मैला पानी बचता था। इसलिए अब चाहे पेट खालीपन से कितना ही कराहे, यारा खाने की हिम्मत नहीं कर पाती। तब तक नहीं जब तक वो चलकर दरवाजे तक नहीं पहुंचती और खिड़की के नीचे मुझे उकड़ू बैठकर
बैठकर सूप पीते देखती है, जबकि रसोई के दरवाजे पर वो मोटा तीतर अभी भी लटका हुआ है। तब जाकर उसे अंदाजा होता है कि मैं पहाड़ी पर शिकार करने गया होऊंगा। यारा पलटकर मुख्य कमरे में जाती है, कटोरा उठाती है और धीरे धीरे खाने लगती है। जब वो खाना खत्म कर लेती है तो मैं सारे कटोरे और चॉपस्टिक धोने लग जाता हूँ, जबकि वो सतर्क नजरों से देखती रहती है। पुराना मैं बिल्कुल निकम्मा आदमी था। शायद ये पहली बार है जब मैंने इस घर में कोई ढंग का घरेलू काम किया हो। जब काम खत्म होता है तो पहले की अपनी हरकतों के बारे में सोचकर एक बर्तन पानी गर्म करता हूँ और अंदर ले जाता हूँ। यारा, इससे हाथ मुंह धो लो। परात रखकर जल्दी से बाहर निकल आता हूँ। दरवाजे के पास पहरा देते बैठ जाता हूँ। काफी देर बाद अंदर से पानी की हल्की आवाजें सुनाई देती है। तारों से भरे आसमान की तरफ निगाह उठाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि कल पैसे कैसे कमाऊंगा। घर के हालात जल्द से जल्द सुधरने चाहिए। पतझड़ आ चुकी है। सर्दियों में पारा शून्य से नीचे चला जाएगा। ऐसी ठंड की टपकता पानी भी जम जाए। यारा और मिमी दोनों को गर्म रजाईदार कपड़े चाहिए। उनके बिना दोनों में से कोई भी इस सर्दी को नहीं झेल पाएगा। पानी की आवाज बंद होते ही उठकर अंदर जाता हूँ। मेरे अचानक आने से यारा चौंक जाती है और घबराकर पीछे हट जाती है। दूर रहो मुझसे। यह देखकर मन ही मन उस जानवर को कोसता हूँ जो मैं था। जानता हूँ कि उसका डर एक रात में नहीं जाएगा। आवाज को नरम करता हूँ। यारा, मैं बस परात उठाने आया था। परात उठाता हूँ और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल जाता हूँ। यारा कुछ नहीं बोलती। दरवाजे से निकलते ही वो जितनी जल्दी हो सके कपड़े पहन लेती है। आंगन में उसी कुनकुने बचे पानी से जल्दी से खुद को धो लेता हूँ। आखिरकार फाख्ताएं पकड़ने के लिए दोपहर का अच्छा खासा वक्त झाड़ियों में पेट के बल लेटकर बिताया था। धोने के बाद दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता हूँ और पिछले जन्म की यादें मन में उमड़ने देता हूँ। याद आता है कि पिछले जन्म में कुछ बाहरी लोग पहाड़ों में जाकर चीजें इकट्ठा करना चाहते थे। रास्ता भटकने के डर से उन्होंने मुझे रास्ता दिखाने के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं था। उस वक्त मुझे लगता था कि इन शहरी लोगों के पास बहुत फालतू वक्त है, लेकिन कुछ चक्करों के बाद मैंने चुपचाप जंगली डेंड्रोबियम ढूंढने और तोड़ने के सारे गुर सीख लिए थे। अब उस जानकारी से असली पैसा कमा सकता हूँ। यह सोचते ही मन में आग सी भड़क उठती है। उछलकर खड़ा हो जाता हूँ, एक मशाल बांधता हूँ और अपने देसी औजार उठा लेता हूँ। घर के अंदर आवाज लगाता हूँ, यारा दरवाजा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो एक चक्कर पूरी रात के लिए पहाड़ में बदल जाता है। सुबह के 4 बजे तक घर नहीं पहुंचता, लेकिन किस्मत साथ है। उतरते वक्त एक मुखौटेदार ताड़ी बिलाव की मांद पर नजर पड़ जाती है और कई नवजात बिलाव के बच्चे निकालता हूँ, जिन्होंने अब भी आंखें भी नहीं खोली हैं। घर आकर जल्दी से जानवरों को साफ करता हूँ, एक रसोई में रख देता हूँ और 2 बड़ी टोकरियां लेकर शहर की तरफ चल पड़ता हूँ। बाजार सिंगले दिनों में लगता है और मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिलाव का मांस और खालें टोकरियों में सजाकर रख देता हूँ। अरे नौजवान, यह तो बढ़िया पहाड़ी शिकार है। मन में सोच रखा था कि अगर कुछ न बिका तो सब पका लूंगा और बून और भाई बहनों के साथ बांट लूंगा, लेकिन सामान बिछाते ही कोई भाव पूछने आ जाता है। एक बुजुर्ग जोड़ा मेरी धूप से सांवली हुई चमड़ी देखते ही समझ जाता है कि मैं सीधे पहाड़ों से आया हूँ। दाम वाजिब लगे तो उन्होंने फौरन 2 ले लिए। इस दौर में मांस खरीदने के लिए राशन टिकट चाहिए। बस ऐसा जंगली शिकार ही है जो बिना टिकट खरीदा बेचा जा सकता है। बुजुर्ग औरत बोली कि घर ले जाकर अपने नाती को खिलाऊंगी, उसका मन बहलेगा। जाने से पहले उसने अपने पति की आस्तीन खींची और उससे सारी बिलाव की खालें भी खरीदवा ली। बोली कि नाती पोतों के लिए दस्ताने बनाऊंगी। बस यही हुआ। 2 घंटे से भी कम वक्त में एक बिलाव बिक गया। फिर जो जंगली डेंड्रोबियम लाया था उसे लेकर रात पहले इकट्ठा किया हुआ जंगली डेंड्रोबियम लेकर शहर की पुरानी और जानी मानी दवाई की दुकान पर पहुंचता हूं। जैसे ही जंगली डेंड्रोबियम निकालता हूं, मोटे चश्मे के पीछे से बूढ़ा दुकानदार नजरें हटा ही नहीं पाता। सावधान हाथों से डेंड्रोबियम उठाता है और देर तक परखता रहता है। फिर उंगलियां उठाकर एक अंक दिखाता है। दोस्त, ये दाम कैसा लगा? जो वो दे रहा है उसे देखकर माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो मुझे पहाड़ का कोई अनजान लड़का समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। डेंड्रोबियम वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। बूढ़ा जल्दी से मेरा हाथ दबा देता है और अपनी बकरी जैसी दाढ़ी पर हाथ फेरता है। दाम पसंद नहीं तो बात करते हैं। 610 रुपए के नोट, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये डेंड्रोबियम का जो जखीरा है, भले ही मैंने उसका कुछ हिस्सा गलती से तोड़ दिया था, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या करूं, अभी पैसे चाहिए। यारा और मिमी घर में भूखे पेट बैठे हैं। एक पल सोचकर सौदा मान लेता हूँ। फिर मांस और आटा खरीदता हूँ और 2 अलग अलग सरकारी राशन की दुकानें छानने के बाद आखिरकार बच्चों का दूध का पाउडर मिल जाता है, जो इन दिनों मिलना बहुत मुश्किल है। घर लौटते वक्त कल यारा के बदन पर फटी पुरानी पैबंद वाली पोशाक याद आती है, तो शहर की एकमात्र छोटी सरकारी दुकान में कदम रख देता हूँ। घर के रास्ते पर एक चक्कर लगाकर एक बूढ़े शिकारी को ढूंढता हूँ जिसकी उम्र 70 पार है। उसे ढेर सारा खाना देता हूँ और बदले में उसकी कीमती शिकारी बंदूक लेकर चला आता हूँ। इन दिनों मांस के लिए राशन टिकट चाहिए। अगर जब मन चाहे मांस खाना है तो खुद ही शिकार करना होगा। घर के पास पहुंचते पहुंचते यारा को खेत में काम करते देखता हूँ। पीठ पर मिमी बंधी है। बून मुझे आते देखकर फौरन भड़क जाता है। कहाँ मरे हुए थे अब तक? बीवी को अकेले खेत का सारा काम करने दे रहे हो? मैं शहर काम करने गया था और वापसी में थोड़ा मांस और आटा ले आया। आज रात सबको खाने पर बुला लो। बून को सामने खड़ा देखकर गला भर आता है। वो कड़ी शक भरी नजरों
नजरों से देखता है, सिर से पांव तक मुझे तोलता है, पैंट पर लगी कीचड़ को घूरता है, फिर भरी हुई टोकरियों पर नजर डालता है। भाभी ने दोपहर में मकई की रोटियां पकाई हैं, यारा को कुछ घर ले जाने दो और आगे से उसका ख्याल रखो। मैं सिर हिलाता हूँ और बिना कुछ कहे घर की तरफ चल पड़ता हूँ। अगर यारा को जीतना है तो पहले उसके पेट को जीतना होगा। रसोई में काम में जुट जाता हूँ। शाम ढलते ढलते यारा बाह में कुछ मकई की रोटियां दबाए घर आती है, लेकिन आंगन में कदम रखते ही मांस पकने की खुशबू उसकी नाक में जाती है, सीधे रसोई के दरवाजे की तरफ जाती है और मुझे साधारण चूल्हे पर काम करते देखती है। यारा दिन भर काम करके आई है और भूख से पेट पीट से लग रहा है। मकई की रोटियां रख देती है, अंदर के कमरे में जाती है और सोए हुए बच्चे को छोटी सेज पर लिटा देती है। लेकिन जब पलटती है और मेज पर दूध के पाउडर का डिब्बा देखती है तो यारा के सिर में खून चढ़ जाता है। वो रसोई में आती है और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। क्या फिर माँ के पास जाकर पैसे ऐंठ लाए? इतनी बेशर्मी। यह इल्जाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता हूँ। फिर याद आता है मैंने सच में मे के गले पर चाकू रखकर पैसे छीने थे। जल्दी से सफाई देने लगता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया। आज यह पैसे मैंने खुद कमाए हैं। हाथ कमर की तरफ बढ़ाता हूँ। यह देखकर यारा और भड़क जाती है और फिर एक थप्पड़ मारती है। अभी इस वक्त तुम्हें क्या सूझ रही है? एक के बाद एक दो थप्पड़ खाकर समझ नहीं आता कि हंसूं या रोऊं। देखता हूँ कि वो रुकने वाली नहीं तो जल्दी से कमर में खून से 5-10 रुपए के नोट निकालता हूँ। यारा, यह पैसे मैंने आज कमाए हैं, लो। यारा अपनी हथेली पर थमाए नोटों को देखती रहती है और कमरा जैसे घूमने लगता है। वो लगभग गिरने वाली होती है। मैं थामने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ लेकिन वो जोर से मेरा हाथ झटक देती है। उसके लिए यह मानना मुमकिन नहीं कि जिस आदमी ने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया वो एक ही दिन में इतने पैसे घर ले आए। ये आदमी कौन सी गंदी करतूतें करके आया है? वो इन पैसों का क्या करे? यह तो हो ही नहीं सकता। यह देखकर कि यारा मेरी एक बात नहीं मान रही। मेरे घुटने लगभग टिकने ही वाले थे। कल रात मैं पहाड़ पर गया था और जंगली डेंड्रोबियम इकट्ठा किया था। साथ में एक मुखौटेदार ताड़ी बिलाव की मांद भी मिल गई। यह सब मिलाकर 610 रुपए मिले। एक हिस्सा खाने पर खर्च किया और यह बाकी बचा है। डेंड्रोबियम का नाम सुनते ही यारा की आंखों में कुछ बदल जाता है। कहते हैं उत्तर में जिनसेंग का राज है और दक्षिण में डेंड्रोबियम का। इसकी दवाई की कीमत बहुत है और यह अच्छे दाम पर बिकती है, लेकिन यह पहाड़ों की गहराई में ही उगती है और ढूंढना बेहद मुश्किल है, खासकर घुप अंधेरे में। लेकिन पीछे सोचती है तो सुबह कुएं के पास सच में खून के धब्बे थे और बिलाव का मांस सच में हांडी में पक रहा था। कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझा? लेकिन उसे डेंड्रोबियम की पहचान भला कहां से होगी? यारा की टिकी हुई नजरों के सामने अपना दायां हाथ उठाता हूं और कसम खाता हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर किया हो तो मेरा वंश मुझ पर ही खत्म हो जाए। उसकी सांस धीमी पड़ते और आंखों की तेजी मरते देखकर चुपके से एक सांस छोड़ता हूं। यारा, ये पैसे कहीं सुरक्षित रख दो। मैं बून के यहाँ कुछ मांस दे आता हूँ, उन्हें भी चखने दो। पैसे अपने उस खास स्थान में रखना ज्यादा सुरक्षित होता। लेकिन यारा को पैसे देने का मतलब है घर की बागडोर उसके हाथ में देना। बिलाव के भुने हुए मांस की एक थाली मेज पर रखता हूँ, साथ में मछली और टोफू के शोरबे की एक हांडी। फिर रसोई में जाकर एक बड़े कटोरे में मांस भरता हूँ और बून के घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रास्ते में हक के यहाँ भी रुकता हूँ और चावल की लपसी का और पहले की शराब के सारे उधार चुकता कर देता हूँ। इधर यारा हाथ में थामे पैसों को देखती है और जल्दी से अंदर जाती है। 2 साल से भी ज्यादा की शादी में हमेशा वो ही उससे पैसे छीनता रहा। ये पहली बार है जब मैंने उसे पैसे दिए हैं। वो उन्हें 5 हिस्सों में बांटती है और एक एक को अलग अलग जगह छुपा देती है। जब बाहर से पक्के कदमों की आहट सुनती है तो कमरे से निकलकर मेज पर सजे भाप उड़ाते खाने को देखती है और लगता है जैसे सपना देख रही हो। रसोई में जाती है तो देखती है कि आटे की बाल्टी आधे से ज्यादा भरी है, तेल की शीशी लबालब है और छत की कड़ी से 10 पाव से ज्यादा का पोर्क बेली का मोटा टुकड़ा लटक रहा है। क्या वो सच में बदल गया है? यारा को यकीन नहीं आता। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदलता। जब वो आखिरकार बैठती है तो मैं तीतर की एक टांग उसके कटोरे में डाल देता हूँ। कल सुबह सबसे पहले पहाड़ पर जाऊंगा। सर्दी बंद होने से पहले डेंड्रोबियम उगने वाली हर जगह को खंगाल लेना है। अभी यही सबसे जल्दी पैसे लाने का रास्ता है। एक बार जब देश भर में हालात सुधरे तो इन पैसों से कुछ बड़ा लगाऊंगा। यारा रुकती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है, कुछ नहीं बोलती। भले ही कल रात उसे किस्मत से डेंड्रोबियम मिल गई, ऐसी किस्मत हर बार नहीं आती। यारा लगभग कुछ कहने ही वाली थी कि अगर सच में पैसा कमाना है तो कोई पक्का काम ढूंढो। 2-4 पैसे रोज मिले तो भी कुछ न कुछ तो है। लेकिन उसकी फितरत जानती है जब तक जुए और शराब से दूर है जाने देती है। वो चॉपस्टिक बढ़ाकर तीतर की टांग वापस कटोरे से निकालने लगती है। मैं देख लेता हूँ और रोक देता हूँ, मीमी का बहाना बनाते हुए। यारा, तुम बहुत दुबली हो गई हो, ज्यादा खाओ, नहीं तो मिमी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई दूध का पाउडर माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता और पाउडर महंगा भी है और मिलता भी मुश्किल से है। यह मछली टोफू का सूप पियो, इससे दूध बनता है। यारा तीखी नजर से देखती है। चॉपस्टिक थामी उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ जाती हैं, लेकिन वो मना नहीं करती। पूरे 1 दिन और 1 रात से नींद नहीं आई। हड्डियों तक थकान उतर चुकी है। घर का तात्कालिक संकट आखिरकार काबू में आ गया है। खाना खत्म करके बस इतना कहता हूँ, यारा मैं सोने जा रहा हूँ। उठता हूँ, झुककर अंदर के कमरे में घुसता हूँ और सिर तकिए से लगते ही बेहोश हो जाता हूँ। जब तक यारा बर्तन धोकर कमरे में लौटती है, फर्श पर मेरे उतारे कपड़े पड़े मिलते हैं। माथे पर बल डालती है, उन्हें उठाती है और चांदनी में धो देती है। काम खत्म करके थकी मादी देह घसीटते हुए कमरे में आती है और पांव से टोकरी से ठोकर खा जाती है। उठाकर देखती है तो अंदर औरतों के कपड़ों का एक नया सेट और बच्चे के 3 सेट कपड़े मिलते हैं। वहीं खड़ी काफी देर तक मुझे सोते हुए देखती रहती है। इस आदमी को वो अब समझ नहीं पाती। मैं मुर्दे की तरह सोता हूँ। रात में मिमी 2 बार जागती है, लेकिन एक बार भी मुझे जगाने में कामयाब नहीं होती। तड़के जाकर नींद भरी आंखें
खुलती हैं और करवट लेता हूँ। यारा पीठ मेरी तरफ करके सिमटी लेटी है। बदन पर बस एक घिसी पतली बनियान है। नजर रोके नहीं रुकती। पिछले जन्म में यारा के जाने के बाद मैं कभी किसी और औरत के पास नहीं गया। हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ। यह सब किसी सपने जैसा लगता है, बिल्कुल अनजाना सा। जैसे ही झुककर एक चोरी का बोसा लेने वाला होता हूँ, बाहों में थमा बदन पत्थर हो जाता है। साफ है कि उसे मुझसे कोई वास्ता नहीं चाहिए। सीने में उठती कड़वाहट को निगलकर बिस्तर से उठ जाता हूँ। अभी सब्र रखना होगा। सूखने की डोरी से कपड़े उतारता हूँ, परवाह नहीं कि अभी भी थोड़े नम है। जल्दी से पहनता हूँ और दबे पांव टोकरी में से चीजें निकालकर मेज पर रखता हूँ। इसी वक्त यारा बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है, चेहरा भावहीन और ठंडा। अगर सच में बदलना है तो कोई पक्का काम ढूंढो। मेहनत करो तो महीने में 10 रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं, इतने में गुजारा हो जाएगा। यारा का खुद पहले बोलना सुनकर मन में एक गर्म लहर सी उठती है। वो मेरे भविष्य की सोच रही है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और जब अर्थव्यवस्था खुले तब के लिए पर्याप्त पूंजी तैयार रखनी होगी। पिछले जन्म में यारा और मिमी को खोने के बाद मैं आवारा कुत्ते की तरह भटकता रहा। तब किसी की मदद से एक सरकारी दुकान में सहायक की नौकरी मिली। बातों का हुनर काम आया और धीरे धीरे मैनेजर तक पहुंचा। बस इसी वजह से उन लोगों के करीब आ पाया जो मायने रखते थे। इस बार अपने दोनों हाथों से अपनी पहली असली दौलत कमाऊंगा और अभी के लिए शिकार और डेंड्रोबियम इकट्ठा करना सबसे तेज रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास पिछले जन्म की यादें हैं। मुझे ठीक ठीक पता है कहां डेंड्रोबियम उगती है। ऐसा फायदा भला कैसे गंवा सकता हूं। बस एक मुश्किल यह है कि यारा को यह कैसे समझाऊं कि मैं डेंड्रोबियम के लिए बार बार पहाड़ पर जाने की जिद पर क्यों अड़ा हूं। मुझे चुप देखकर यारा समझती है कि मैं हट कर रहा हूं। रजाई वापस ओढ़ लेती है और लेट जाती है। चूल्हे पर मकई की रोटियां रखी हैं तुम्हारे लिए। यह सुनकर भौहें उछल जाती हैं और चेहरे पर फैलती मुस्कान छुपाए नहीं छुपती। बिस्तर के पास जाता हूं और यारा के गाल पर एक झटपट बोसा दे देता हूं। यारा, कल ही बून से बात कर ली है। आज उनके यहाँ मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं। जब मौका मिले रसोई में से आधा पोर्क मे के यहाँ पहुंचा देना। यारा ने मुझे झुकते देखा तो खुद को संभाल लिया था। समझी कि मार पड़ने वाली है, चोट की तैयारी कर ली। लेकिन इसके बजाय मैंने उसे बिल्कुल अचंभे में डाल दिया। मैंने जो कहा वो उसके कानों तक पहुंचा भी नहीं और कुछ सोच पाती उससे पहले मैं मिमी को अलविदा का बोसा दे चुका था और दरवाजे से निकल गया था। जब तक वो होश में आती है मैं जा चुका हूँ। धुंधले कमरे में बस वो है और मिमी जो छोटी सेज पर सो रही है। अभी सुबह का धुंध हल्का है, लेकिन यारा करवटें बदलती रहती है और नींद लौटकर नहीं आती। वो लेटी रहती है जब तक कि आसमान में सूरज ऊंचा नहीं चढ़ जाता। तब दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। डेला, इतनी सुबह कोई बात हो गई क्या? बेटी भाभी से सुना कि कल रात तुम लोगों के यहाँ मांस था। डेला की नजरें सीधे रसोई की तरफ दौड़ जाती हैं, चेहरे पर पूरी मुस्कान, जवाब का इंतजार किए बिना। पांव खुद ब खुद रसोई के दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे उनकी अपनी आंखें हों। हे भगवान, क्या यह चुराया है? इतना बड़ा टुकड़ा मांस, इसकी कीमत कितनी रही होगी? यहाँ आसपास किसी ने करीब 6 महीने से मांस का एक टुकड़ा भी नहीं देखा। बच्चे कई दिनों से रो रहे हैं और किसी के पास पैसे नहीं। आखिरकार मांस से नजर हटाती है तो अंधेरी दीवार से आधा तीतर लटका दिखता है और सारा संयम जाता रहता है। यारा बेटी, अपने उस आदमी पर नजर रखना, जुए के चक्कर में कहीं श्रम शिविर में न पहुंचा दे। यह सुनकर यारा का चेहरा गहरा पड़ जाता है। दिला, ये क्या कह रही हो? अगर उसने कानून तोड़ा है तो पुलिस देखेगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। दिला कुछ और कहने को मुंह खोलती है, लेकिन इधर उधर नजरें घुमाती है और फिर सोच समझकर रुक जाती है। बात निगल जाती है और लहजा बदल लेती है। नाराज मत हो बेटी, मैं तो बस अपनों की तरह सोच रही हूँ। मेरे पति उसके अपने खून है और मेरा बच्चा कई दिनों से मांस के लिए रो रहा है। कोई 5 रुपए उधार दे दो, मेरे पति बाद में दे जाएंगे। इस औरत के पड़ोस में 2 साल से ज्यादा रहकर यारा ने उसे पूरी तरह भांप लिया है। डेला की हर चाल समझ में आती है। डेला के घर में जो एक बार जाए वापस नहीं आता और वो पहले ही 5 रुपए मांग रही है। वैसे भी यारा अपने दम पर इसकी हाँ करने की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन अगर अधिकार होता भी तो इतना कभी न देती। यह मेरे बस की बात नहीं, उनके आने पर पूछ लेना। वो चलकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। डेला के चेहरे की मुस्कान उतर जाती है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो कहना कि मांस मेरे यहाँ भिजवा दें। पलटते ही वो मुस्कान जो ओढ़ रखी थी आखिरकार झड़ जाती है। इधर पहाड़ पर दोपहर होने को आई है। पिछले जन्म की यादों के सहारे और कल के तजुर्बे की रोशनी में खूब ढूंढता हूँ और आखिरकार जंगली डेंड्रोबियम का एक झखीरा मिल जाता है। जड़ों का ज्यादातर हिस्सा निकालते निकालते दोपहर हो जाती है। यह कल वाले से कहीं बड़ा है। शाम का धुंधलका उतरते उतरते सावधानी से पूरा जखीरा जमीन से बाहर निकाल लेता हूँ। घर लौटने को पलटता हूँ तो सामने एक चित्तीदार हिरण खड़ा है। लगता है वो भी डेंड्रोबियम के लिए आया था। बिना एक पल घुमाए उस खास स्थान में हाथ डालता हूँ और कल अदला बदली में ली हुई शिकारी बंदूक निकाल लेता हूँ। एक गोली। बंदूक की दंदनाहट पेड़ों में गूंज उठती है और हर दिशा से पंछी उड़ जाते हैं। घर पर यारा रात का खाना तैयार कर चुकी है। मिमी का दूध भी बना दिया है और मैं अभी तक नहीं आया। माथे पर बल पड़ जाते हैं। डेंड्रोबियम रोज इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसे कोई पक्का हुनर सीखना चाहिए। यारा इन्हीं सोचों में डूबी है कि मैं चुपचाप आंगन में आ जाता हूँ। जब तक टोकरियां भी उतारने की आवाज नहीं आती यारा को पता नहीं चलता। तब अंदर से मिमी को लेकर बाहर निकलती है। जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। मिमी को लेकर वापस अंदर चली जाती है। देखता हूँ कि उसकी नजर टोकरी पर गई, लेकिन कुछ नहीं कहती। जब अंदर कदम रखता हूँ और भाप उड़ाते खाने से भरी मेज देखता हूँ, आंखें भर आती हैं। मन करता है पिछले जन्म में जाकर उस खुद को खूब पीटूं। इतनी सुंदर और समर्पित औरत को मैंने कैसे ठुकरा दिया। मेज पर बैठकर ऐसे खाता हूँ जैसे कई दिनों से भूखा हूँ। यारा, खाने के बाद ग्रेडी के यहाँ जाऊंगा। कुछ दिनों में इस घर में बिजली लगवानी है। एक बार आ गई तो हर महीने खर्च होगा। यह कहकर चुपके से मेरी तरफ देखती है।
डरती है कि कहीं मैं मेज न पलट दूं। उसके चेहरे का बदलाव फौरन पकड़ में आ जाता है। चॉपस्टिक रखता हूँ, दरवाजे से टोकरी उठाकर अंदर लाता हूँ और सामने रख देता हूँ। यारा, ये आज मैंने खोदा है, शहर की दवाई की दुकान पर ले जाऊंगा तो अच्छे दाम मिलेंगे। यारा जंगली डेंड्रोबियम को देखती है, फिर ऊपर मेरी तरफ देखती है और आवाज में अविश्वास लिए पूछती है, यह सच में तुमने खुद खोदा? कसम से चुराया नहीं है, पहाड़ पर पूरे दिन की मेहनत है यह। यारा मेरे शांत चेहरे को ध्यान से देखती है और धीरे धीरे आधे मन से सिर हिला देती है। डेला आई थी आज, 5 पाव पोर्क उधार मांग रही थी। यारा का चेहरा कस जाता है, साफ है कि वो नाखुश है। जरूर डेला ने मेरे जाने के बाद उसे परेशान किया होगा। सीधे उसकी आंखों में देखता हूँ। इस घर की मालकिन तुम हो, पैसे हो या खाना, सब तुम्हारे हाथ में है। अगर नहीं देना तो नहीं देंगे। यह बात यारा के मन पर गहरी उतरती है। सोच विचार कर धीरे से कहती है, नहीं देना मुझे। डेला उधार कहती है, लेकिन कभी वापस नहीं करती। यह पहली बार भी नहीं है। यह सुनकर मुस्कान होठों पर आ जाती है, जिसे रोक नहीं पाता और हाथ बढ़ाकर हल्के से उसकी नाक पर थपकी देता हूँ। यह मुस्कान यारा को जैसे जमा देती है। एक पल ताकती रहती है, फिर मिमी को उठाती है और अंदर के कमरे में चली जाती है। खाना खत्म करता हूँ, सारे बर्तन धोता हूँ, कोई आधा पाव मांस काटता हूँ और अंधेरे में निकल पड़ता हूँ। ग्रेडी मुझे देखकर एक बार पलटकर दोबारा देखता है, फिर हाथ में मांस देखता है और उसके झुर्रियों भरे चेहरे की हर लकीर मुस्कान में खुल जाती है जब मांस थामता है। इतनी रात को क्या काम पड़ा बेटा? घर पर बिजली लगवानी है, मदद करोगे? हाँ, कल किसी को भेज देता हूँ। शुक्रिया ग्रेडी, यह कहकर बिना रुके वापस चल पड़ता हूँ। लेकिन रसोई के पास से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि यारा अंधेरी रसोई में उकड़ू बैठी उन हड्डियों को चूस रही है जो मैं खाने के बाद छोड़ गया था। यह नजारा आंखों में मुक्के की तरह लगता है। पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है। आवाज टूटी टूटी निकलती है, यह क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर यारा चौंक जाती है और हड्डी हाथ से छूट जाती है। चेहरे पर सिर्फ डर लेकर मेरी तरफ देखती है। मारो मत, यह तो बस तुम्हारी छोड़ी हुई थी। सोचा फेंकना ठीक नहीं। उस पल बिजली सी गिरती है। जिंदगी में इतना नीचा कभी नहीं महसूस किया। जमीन पर गिरकर उसके सामने घुटने टेक देता हूँ। यारा चीख पड़ती है, ये क्या कर रहे हो? सामने घुटनों पर झुके इस आदमी को देखती रहती है, तब तक जब तक सीने पर कुछ गर्म और भीगा सा नहीं फैलता। वो रो रहा है। उसके भीतर कहीं गहरे जो बंद पड़ा था वो चुपचाप टूट जाता है। जिस औरत को वो अपनी पत्नी कहता है, उसका यह हाल देखना कि उसकी झूठी हड्डियां खाने में भी डर लगे, यह सीधे सीने में उतरे खंजर की तरह है। जमीन से उठता हूँ, दोनों हाथों से यारा का चेहरा थामता हूँ और उसकी आंख के कोने पर टपके आंसू पर होंठ रख देता हूँ। यारा, मुख्य कमरे में जाकर बैठो, खाना तैयार होते ही लेकर आता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। यारा को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। किसी भूत को देखे जैसी रसोई से निकल जाती है। रसोई में जुट जाता हूँ और जल्द ही कड़कड़ाते तले हुए पोर्क की एक थाली चूल्हे से उतरती है। मोटा अनाज जो गले में चुभे वही मुझे खाने को मिलता है। फिर भी यारा उसे भी किसी कीमती चीज की तरह संभालती है और खुद एक निवाला नहीं छूती। अंदर के कमरे में कदम रखता हूँ तो यारा की पतली सी परछाई दिखती है पीठ मेरी तरफ। सीने में कुछ उमड़ता है। कुछ ही कदमों में कमरा पार करता हूँ और पीछे से बाहों में भींच लेता हूँ। उस आगोश में यारा को पहली बार एहसास होता है कि किसी की बाहों में सच में महफूज होना कैसा लगता है। शादी की पहली रात के बाद यह पहली बार है कि दोनों इस तरह लिपटे हैं और रात भर चैन की नींद सोए हैं। कल रात की उस करीबी के बारे में सोचकर यारा के गालों पर लाली दौड़ जाती है, सिर घुमाती है और जैसे ही नजर छोटी सेज पर पड़ती है चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि पूरी रात मिमी के एक बार भी रोने की आवाज नहीं आई। यारा को अकड़ते और छोटी सेज पर आंखें गड़ाते देखकर मैं बिस्तर से कूदता हूँ और पलक झपकते मिमी के पास पहुंच जाता हूँ। मिमी जाग चुकी है, चौड़ी चौड़ी आंखें खोले लेटी है और हल्की सी मुस्कान होठों पर है। अपनी बेटी को देखकर मेरा सारा कठोरपन पिघल जाता है। उसे सावधानी से उठाता हूँ और बिस्तर पर ले आता हूँ। मिमी को बिल्कुल ठीक देखकर अभी भी मुस्कुराते हुए यारा के सीने का बोझ आखिरकार हल्का होता है। बदन से तनाव निकल जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। वो लगभग टूट ही पड़ती है। रोते रोते खुद पर गुस्सा आता है कि कल रात इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, इतनी गहरी नींद कैसे आ गई उसे, इतना छोटा बच्चा। अगर कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ न कर पाती। यारा, मिमी के साथ थोड़ी देर यहीं रहो, मैं नाश्ता बनाने जाता हूँ। यारा मिमी के नीचे लंगोट की जांच करती है। एकदम सही नहीं बंधा, लेकिन ताजा और साफ है। कोई हैरानी नहीं कि मिमी रात को नहीं रोई। इस आदमी ने रात को उठकर उसकी बेटी का ख्याल रखा। मिमी के पैदा होने के बाद यह पहली बार है जब उसने बच्चे की देखभाल के लिए कदम बढ़ाया है। तो क्या वो सच में बदल गया है? क्या एक बार और उस पर भरोसा किया जा सकता है? दीवार के उस पार मैं रसोई में आसानी से काम करता हूँ। जब तक यारा मिमी को लेकर बाहर आती है सब कुछ तैयार है। टोफू, ताजी हरी सब्जियां, मकई का दलिया और मोटे आटे की रोटियां। यारा की बाहों से मिमी को लेता हूँ। कमीज अभी भी नहीं पहनी। यारा, जाओ तैयार हो लो, मैं हूँ इसके साथ। यारा को इतने छोटे बच्चे को मेरे हाथों में देने में पूरा भरोसा नहीं, लेकिन मुझे उसके साथ अनाड़ीपन से जूझते देखकर हंसी फूट पड़ती है। अपनी बेटी है, कोई बाघ नहीं, काटेगी नहीं तुम्हें। नाश्ते के दौरान ग्रेडी एक बिजली वाले को लेकर आ जाता है। दोनों फाटक से घुसते हैं और यारा को बाहर मेज पर बैठकर खाते देखते हैं। मैं मिमी को लेकर आंगन में घूम रहा हूँ। कमीज अभी भी नहीं पहनी। ग्रेडी मेरी बाह के अंदरूनी हिस्से पर काटने के निशानों की साफ लकीर देखता है और जानते बूझते मुस्कुराता है। बेटा, नाश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ।
इतनी सुबह ग्रेडी के बिजली वाले के साथ आने की उम्मीद नहीं थी, तो दोनों को फाटक पर ले जाता हूँ और इधर उधर की बातें करता हूँ। जब यारा खाना खत्म करके अंदर चली जाती है तब मिमी को यारा को सौंपता हूँ और ढीली कमर की जेब से चेनमैन सिगरेट का एक पैकेट निकालता हूँ। ग्रेडी पैकेट देखता है, अपने पीले दांत दिखाते हुए चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वाह, अच्छे दिन आ गए तुम्हारे, ये तो 4 जाओ का पैकेट है। पास खड़ा बिजली वाला और भी चौड़ी मुस्कान के साथ हंसता है, सिगरेट कान के पीछे खूंचता है, सीढ़ी कंधे पर उठाता है और घर के पीछे की तरफ चल पड़ता है। उसके लिए तो यह सौदा बहुत अच्छा रहा। सिगरेट के एक पैकेट के लिए 4 जाओ, यह तो वो खुद पर कभी खर्च न करता। यह लोग दिल के बड़े हैं। बिजली जुड़ जाने के बाद अंदर आता हूँ। जैसे ही कदम रखता हूँ एक कमीज मुंह पर आकर लगती है। कुछ समझ पाता उससे पहले यारा की कड़क आवाज आती है, अब भी कमीज पहनो, ऐसे नंगे घूमते हो। इस वक्त मेरी पीठ पर कई खरोंचे हैं जो कल रात यारा ने छोड़ी थी। ग्रेडी और बिजली वाले दोनों ने देखी थी, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे तो पता ही नहीं था और सुबह से बेफिक्री से बिना कमीज के घूमता रहा। यारा को इतनी शर्म आती है कि जमीन में समा जाए, बाहरी लोगों के सामने मुंह से कुछ निकाल ना पाई जब तक मैं पहाड़ पर नहीं चला जाता। यारा अपने जलते गालों को हथेलियों से दबाती है और आखिरकार शांत होती है। फिर बिस्तर की चादरें खोलकर धोने के लिए निकालती है। मिमी की छोटी सेज उठाकर आंगन में ले जाती है। मिमी को उस पर बिठाती है, एक परात में गर्म पानी भरती है और चादरें धोने लग जाती है। तभी मैं एक टोकरी लेकर आती है जिसमें अंडे और मांस का एक छोटा टुकड़ा है। यारा उसे देखकर जल्दी से हाथ पहुंचती है और उठ खड़ी होती है। माँ, आज कैसे आना हुआ? मैं टोकरी रसोई में रखती है और अपनी बेटी को ध्यान से देखती है। उसके बदन पर फटे पुराने बेढंगे कपड़े, आंखें जलने लगती हैं। जल्दी से पलकें झपकाती है और मिमी को छोटी सेज से उठा लेती है। घर का काम निपट गया था तो सोचा देख आऊं। नजरें धीरे धीरे 3 कमरों की उस टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाली कोठरी पर घूमती हैं और यह शादी मंजूर करने का बोझ वो हर दिन उठाती है। उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यारा, मैं सोच रही थी अगर सच में उसके साथ बात नहीं बनती तो छोड़ दो, अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। ऐसे आदमी के लिए सब कुछ बर्बाद करके नहीं जी सकती। यारा माँ की बात सुनती है और एक पल के लिए चुप हो जाती है, मूढ़े पर बैठ जाती है और देर तक कुछ नहीं बोलती। जिस दिन उसने मायके से उधार लेकर जोड़े पैसे छीन लिए और शराब में उड़ा दिए, उस वक्त सच में मन में बस निराशा थी। उसके साथ रहना जैसे किसी बंद गली में फंस जाना था जहाँ से कोई रास्ता नहीं। जिंदगी खत्म कर लेने के ख्याल मन में आने लगे थे। मिमी को लेकर जलाशय में कूद जाने की सोच ली थी, लेकिन जब वो होश में आया तो शर्म से खुद को थप्पड़ पर थप्पड़ मारता रहा। फिर घबराहट में दरवाजे से निकल पड़ा और बच्चे के लिए चावल की लपसी ले आया। इन कुछ दिनों में वो बिल्कुल अलग इंसान लगता है। बाहर आवारागर्दी नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं। मैं अपनी बेटी को फर्श की तरफ ताकते चुप देखती है और सोचती है कि वो मिमी को अकेले पालने की चिंता में है। अगर बच्चे को साथ लेकर जाना हो तो मैं पाल लूंगी उसे। रुकती है। हालांकि बच्चे के साथ घर में रहो तो दोबारा शादी मुश्किल हो जाएगी। इन दिनों तलाक तो होता ही नहीं। चाहे जितनी मुश्किल हो, औरत को दांत पीसकर आगे बढ़ना पड़ता है। माँ को यह सब सोचते सुनती है, यहाँ तक कि तलाक के बाद दोबारा शादी तक। यारा उसकी बाहों से मिमी को ले लेती है। माँ, अभी तलाक के बारे में नहीं सोच रही मैं। लगता है वो सच में बदल रहे हैं। मिमी की नई पोशाक को सहलाती है। इन्होंने पैसे कमाए और यह खरीदी उसके लिए। मेरे लिए भी एक सेट लाए, लेकिन अभी पहना नहीं। मैं अपनी बेटी के कोमल गोरे चेहरे को देखती है और उसमें वो रंगत दिखती है जो काफी अरसे से नहीं थी। आंखों में एक चमक लौट आई है और मितवस्सी ने वहीं खड़ी खड़ी चौंक जाती है। बस कल ही पड़ोसन से सुना था कि इस आदमी पर बाहर किसी का 50 रुपए का उधार है। यह कोई छोटी रकम नहीं और इसने कभी कोई पक्का काम नहीं किया। यह चुकाएगा कैसे? इसीलिए तो आज सुबह सुबह चली आई थी। लेकिन बेटी के चेहरे पर कोई छुपाव नहीं दिखता। यह सोचकर उधार की बात करने का इरादा छोड़ देती है। दोनों के बीच और तकरार नहीं करानी। खुद को संभालती है। आंखों के किनारे लाल हैं और गर्म जोशी से सिर हिलाती है। अगर सच में बदल गया है तो बस यही काफी है, फिर मुझे चैन मिलेगा। आंख का कोना पोंछती है। इधर मैं पहाड़ पर हूँ, दांतों में एक मकई की रोटी दबाए मन ही मन हिसाब लगा रहा हूँ कि अभी 2 मंजिला घर बनाने में क्या खर्च आएगा। मौजूदा बाजार भाव पर जो कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ उससे घर बनाना और फिर भी हाथ में अच्छी खासी बचत रखना यह बिल्कुल मुमकिन लगता है। आखिरकार इन दिनों 10,000 रुपए की दौलत वाला घर अभी भी कम ही देखने को मिलता है और जानता हूँ कि शायद कुछ और वक्त गांव में ही रहना पड़े, कुछ और साल। पहली प्राथमिकता यह है कि जहाँ रह रहे हैं वो सुधरे। यह 3 टूटे फूटे मिट्टी के कमरे इतने नीचे हैं कि अंदर सीधे खड़े भी नहीं हो सकता। धूल हर तरफ है, छत से लगातार टुकड़े झड़ते रहते हैं। यह परिवार के रहने की जगह नहीं है। अभी मुझे क्या पता कि अंदर में यारा से तलाक लेने के बारे में बात कर रही है। अगर पता होता तो शायद इतने होश हवास से यहाँ आकर डेंड्रोबियम खोद भी नहीं पाता, क्योंकि इस दूसरी जिंदगी में दौलत बनाना चाहे जितना जरूरी हो, यारा और मिमी से बड़ी कोई चीज नहीं है। पिछले जन्म की यादों से पैसे कमाने का हुनर तो है, हर एक दिन की जल्दबाजी की जरूरत नहीं। दोपहर होने को आई है और खाना नहीं खाया। घर की तरफ भागता हूँ क्योंकि डर लगता है कि मेरा एक निवाला मिमी के हिस्से से कम हो जाएगा। घर पर मैं कुछ कह नहीं पाती। जब यारा लटका हुआ मांस उतारती है, आधे से ज्यादा काटती है और दरवाजे तक उसके पीछे दौड़ती है। माँ, यह घर ले जाओ भाइयों और उनके परिवार के लिए। मैं टुकड़े का आकार देखकर हाथ हिलाने लगती है। डरती है कि अगर उसे पता चला कि वो उनके लिए खाना ले गई तो यारा पर निकालेगा और इससे
इससे भी ज्यादा डर है कि यारा खुद भूखी रह जाएगी। घर पर है हमारे पास, देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो, ज्यादा खाओ नहीं तो मिमी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं मांस लिए बिना चली जाती है। यारा दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को दूर होते देखती रहती है जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाए। फिर मांस वापस अंदर ले आती है। पड़ोसन रिया यारा की हम उम्र है, लेकिन 2 साल पहले इस गांव में ब्याही आई। सांवली धूप में पकी चमड़ी वाली रिया एक कच्ची शलगम चबा रही है। अरे सारा दिन अंदर बंद रही। बाहर बड़ी चर्चा है, कल रात देला की उसके पति ने पिटाई की। पूरे मोहल्ले ने चीखें सुनी। यारा रसोई से निकलकर आंगन में एक मूढ़े पर बैठती है और बस आधे मन से जवाब देती है। यारा को कम बोलते देखकर रेना एक मूढ़ा खींचकर परात के सामने बिल्कुल उसके आमने सामने बैठ जाती है। आगे झुकती है और आवाज धीमी कर लेती है। बात फैल रही है कि डेला का बेटा दरअसल तुम्हारे देवर का नहीं है। यारा के हाथ रुक जाते हैं। रीना की तरफ नजर उठाती है। लोग कह रहे हैं बून का है। रीना शलगम का बचा हुआ टुकड़ा जेब में ठूंसती है और बाकी बात सीधे यारा के कान में फुसफुसाती है। यारा सन्न रह जाती है। जो सुन रही है उस पर यकीन नहीं होता। उसने हमेशा बून की इज्जत की थी, हमेशा उसे ईमानदार और न्यायी समझा था, सच्चा बड़ा भाई। लेकिन यह सुनकर मुंह में एक कड़वाहट आ जाती है जो जाती नहीं। यह कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे जाना होगा, पत्ती के लिए खाना बनाना है, फिर मिलेंगे कभी। रीना यारा की प्रतिक्रिया से संतुष्ट दिखती है, हल्के से थपथपाती है और चली जाती है। उस शाम मैं बहुत देर से घर आता हूँ। इस बार दूर से ही बिजली की रोशनी की चमक दिखती है और सीने में कुछ उठता है। बिजली के बल्ब सच में तेल के दिए से कहीं ज्यादा चमकीले होते हैं। यारा मुझे देखकर जल्दी से वो खाना निकालती है जो गर्म रखा था और कुछ सफेद फूल वाली रोटियां भी। बेपरवाही से पूछती है आज इतनी देर क्यों हुई? कपड़ों पर मिट्टी देखती है, बर्तन रखती है और मुझसे कीचड़ झाड़ने लगती है। मैं जल्दी से रोकता हूँ, मुड़कर मुख्य कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ और टोकरी में भरे पुआल के नीचे से ढूंढकर कुछ निकालता हूँ जिसे सावधानी से मेज पर रख देता हूँ। डेंड्रोबियम तो मिली और वापसी पर एक अनजान चीज हाथ लग गई। वो हिस्सा छोड़ देता हूँ जब पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते नीचे उतरा था और फिर कठिन चढ़ाई चढ़ी थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। ये चीज डेंड्रोबियम से कम दाम पर नहीं बिकती, तौल के हिसाब से। एक छोटी सी किस्मत बिल्कुल अचानक मिली। मन में पहले से सोच रहा हूँ कि आज रात यारा के साथ वक्त बिताऊंगा और कल यह बेचने के बाद दोबारा पहाड़ पर चढ़ूंगा। यारा मेज पर रखी उस गहरे भूरे रंग की अदरक की शक्ल जैसी चीज को देखती है। कहीं किसी किताब में ऐसा कुछ देखा था क्या? यह जंगली बोए जंगली फाऊ जड़ है? अनिश्चितता से पूछती है। आवाज में अविश्वास है। उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी को इसकी पहचान होगी। इस गांव में ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं कि यह कितनी कीमती है। अगर होता तो पहाड़ों में जो भी अच्छा है वो कब का साफ हो चुका होता। डेंड्रोबियम और जंगली फाऊ जड़ अगले 1 दशक या उससे भी ज्यादा वक्त तक कीमती रहेंगी। आखिरकार जब खेती की तकनीक आगे बढ़ेगी तो इन्हें उगाया जा सकेगा और बाजार में आम हो जाएंगी और कोई इन्हें पूछेगा भी नहीं। फिर भी सच्ची जंगली जड़ी बूटियां तब भी अचरज भरे दामों पर बिकेंगी क्योंकि असली जंगली तो मिलेंगी ही नहीं। चौड़ी मुस्कान के साथ यारा को बाहों में खींचता हूँ, झुककर उसके नरम गाल पर होंठ रखता हूँ और उसकी चमकती आंखों में सीधे देखता हूँ। हाँ यही है जंगली फाऊ जड़। कल तुम्हें और मिमी को शहर की सैर कराने ले चलूंगा। मिमी का नाम सुनते ही यारा का बदन अकड़ जाता है। उसे याद आता है जो उसने पहले कहा था कि मिमी को शहर के किसी बेऔलाद घर में बेच देगा। अभी तक वो उससे उबरी नहीं है। कौन जाने सच में बच्चा नहीं होता उनके, या बस एक नौकर लड़की चाहिए। वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ा लेती है और साफ थकान के साथ कहती है मिमी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों घर पर रहेंगे, तुम जाकर हाथ मुंह धो और खाना खाओ। उसका बदलाव फौरन पकड़ में आ जाता है। उसे बाहर ले जाना चाहता था, शायद उसके लिए सर्दियों के कपड़े भी ले आता, लेकिन उसे दोबारा चौकस होते देखकर साफ है कि वो डरती है कि मैं मिमी के साथ फिर कुछ करने वाला हूँ। जो मैंने किया वो एक रात में माफ नहीं होता। मुझ पर उसका भरोसा जलकर राख हो चुका था। बस सब्र रखना होगा। कीचड़ से सनी कमीज उतारता हूँ, बाहर जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारता हूँ और वापस अंदर आकर बैठ जाता हूँ। खाना मेज पर लग चुका है। सुनहरे रंग के भुने अंडों की एक थाली और सुबह के बचे हुए भुने मांस की एक छोटी कटोरी। क्या उसने दोपहर को ढंग से कुछ खाया ही नहीं? अगर ऐसे ही सबके लिए बचाती रही तो खुद कब भरेगी? ज्यादा कमाना होगा, इतना कि उसे दोबारा कभी फिक्र न करनी पड़े। यारा ये अंडे कहाँ से आए? तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद माँ सिंह आई थी, वो लाई थी। यारा बिना ऊपर देखे दलिये का एक कटोरा परोस देती है। माँ ने तंदाम बेतेल, माँ ने तलाक के बारे में जो कहा उसका एक शब्द नहीं। यह सुनकर कि मैं आई थी शर्म की एक लहर उठती है। जब शराब के पैसों के लिए उसे डराया था वो याद आता है। उसका सामना करने की सोच भी नहीं सकता और यह भी नहीं पूछता कि क्यों आई थी। पहले से आगे की सोच रहा हूँ। कल जो है वो बेचूंगा, पहले मैं का उधार चुकाऊंगा। हाथ बढ़ाकर यारा को अपनी तरफ खींचता हूँ, कहता हूँ बैठो और खाओ। उसे एक मिला जुला आटे का बन थमाता हूँ। अभी तक खुद को सिर्फ सफेद मैदे के बन बनाने की हिम्मत नहीं होती तो आधे मैदे और आधे मोटे आटे को मिलाकर पकाए हैं। मैं एक मकई का बन उठाता हूँ और झटपट खा जाता हूँ। यारा अपने बन का एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और मेज के पार चुपके से मेरी तरफ देखती है। काश यह ऐसे ही रहे, मन में सोचती है, लेकिन यह कब तक रहेगा? दोनों चुपचाप खाना खा रहे हैं, तभी बाहर से आवाज आती है, अरे डेक्स निकलो बाहर, एक कम पड़ रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं, शराब और ताश। यारा ये आवाज सुनकर चेहरे का रंग उड़ जाता है। आंखें मेरे चेहरे पर जम जाती हैं। डरती है कि मैं वही करने वाला हूँ जो हमेशा करता था, उस दरवाजे से निकल जाना और भोर तक वापस ना आना। एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर दिमाग में क्लिक होता है। ठीक ठीक जानता हूँ ये कौन है। चौपस्टिक रख देता हूँ। यारा का पीला पड़ा चेहरा देखकर उठ जाता हूँ और उसे बाहों में खींच लेता हूँ। वो थमी रहती है, उसकी पतली उंगलियां मेरी बनियान के कपड़े में कसकर मुट्ठी बांध लेती हैं। होंठ कांप रहे हैं। फिर से शराब और जुए पर जा रहे हो ना? यह सुनते ही सब समझ आ जाता है। वो डरती है कि मैं अपनी पुरानी राह पर
लौट रहा हूँ। थोड़ी उसके सिर पर टिका देता हूँ और बाहें अनजाने में और कस जाती हैं और करीब खींच लेता हूँ। बाहों में थमा यह बदन इतना पतला है कि दिल टूटता है। जिस दिन से वो मेरे घर आई एक भी अच्छा दिन नसीब नहीं हुआ। पेट भर खाना भी एक सपना था। फिर भी इतने सब के बाद वो अभी भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। बस एक सीधी शांत जिंदगी चाहती है मेरे साथ। धीरे से सांस लेता हूँ और आंखों में उठती जलन को दबाता हूँ। आवाज धीमी और भारी निकलती है, फिक्र मत करो, नहीं जा रहा, अब भी भगाता हूँ उन्हें। इस टोली से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। उसे करवट से बांहों में लेता हूँ। यारा यह सुनकर सिर पीछे झुकाती है और सीधे मेरी आंखों में देखती है, टटोलती है। सच में नहीं जाओगे? नजर झुकाकर उन बेचैन खोजती आंखों से मिलाता हूँ। काश सीना खोलकर दिखा सकता कि अंदर क्या है, यह साबित कर सकता कि सच में बदल गया हूँ। इसके बजाय झुककर उसकी नन्ही नाक की नोक पर होंठ रख देता हूँ। गर्म सांस उसके चेहरे पर फैलती है। भरोसा करो, अभी उन्हें रवाना करता हूँ। धीरे से उसे वापस मूढ़े पर बिठा देता हूँ। बैठो, खाना खाओ, अभी आया। सीधा खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि उसकी उंगलियां अभी भी मेरी बनियान में कसी हुई हैं। अगर बाहर वो तीनों इतने खराब ना होते तो उसे साथ ले जाता और खुद उन्हें मना करते दिखाता, ताकि उसे आखिरकार यकीन हो जाता। इसके बजाय सिर झुकाकर उसके बालों पर एक और बोसा दे देता हूँ। बस यही दिलासा दे रहा हूँ। खुरदरा हाथ उसकी पतली पीठ पर थपथपाता है और धीरे धीरे आखिरकार उसकी पकड़ ढीली होती है। सीधा खड़ा होता हूँ। कमरे से होते हुए आंगन पार करता हूँ और लकड़ी का फाटक खोल देता हूँ। बाहर वाले मुझे देखते हैं और डेक्स, वो चिकनी चुपड़ी मुस्कान वाला, फौरन बोलने लगता है, आओ यार बिक्सी, ये ठीक नहीं है। पत्नी की तबीयत ठीक हुई नहीं कि तुम घर से निकल भी नहीं सकते। कई दिन हो गए यार, एक बार भी पीने नहीं आए। उसका घिनौना मुंह, माथे पर सख्त ठंडी लकीरें पड़ जाती हैं। जबान संभाल घुर्राता हूँ। उस मुंह से जो निकलता है उसे साफ करो, नहीं तो मैं बंद करा दूंगा। बाकी दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरा चेहरा देखकर मुस्कुराहट गायब। मामला संभालने की कोशिश करते हैं। अरे बिग सी, डेक्स ऐसा ही है यार, बेलगाम जबान है इसकी, ध्यान मत दो। चलो एक पैग लगाते हैं। उनमें से एक मेरे कंधे की तरफ हाथ बढ़ाता है। हाथ झटक देता हूँ और बाकियों पर एक नजर डालता हूँ। शराब और ताश चाहिए तो मेरे पास मत आना, अब मैं बाहर हूँ। तीनों जैसे भूत देख लें ऐसे मुझे देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुझे पूरी तरह हक्के बक्के। और डेक्स अभी भी वही घिनौनी मुस्कान लिए और आगे बढ़ता है। बिग सी को पट्टा पड़ गया क्या? घर से निकल नहीं सकते? अच्छा, अब जब तबीयत ठीक हो गई है तो हमारे साथ क्यों नहीं आते? वो बात पूरी भी नहीं कर पाता। मेरा बूट सीधे उसकी छाती पर लगता है और वो कराहते हुए धूल में चित हो जाता है। 2 कदमों में पास पहुंचता हूँ और एक पांव सीधे उसकी टांगों के बीच रख देता हूँ। झुकता हूँ, आंखें ठंडी और अंधेरी, उसे नीचे घूरते हुए। अगली बार वो सीवर जो तेरा मुंह है खुला तो दोनों होंठ सिलवा दूंगा और तेरी वो तीसरी टांग बीच से तोड़ दूंगा। एडियोर दबाता हूँ बात घर करने के लिए। डेक्स जमीन पर पड़ा, सीना चीखता हुआ, दोनों हाथ मेरे बूट के खिलाफ उठाता है जो उस पर दबा है और चीख चीख कर बोलता है, बिग सी माफ करो, मैं गलत था, आगे से कभी मुंह नहीं चलाऊंगा। बाकी दोनों यह नजारा देखकर बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। दोनों में से एक भी एक शब्द नहीं निकाल पाता। मुझसे कुछ अंधेरा और भारी निकल रहा है, वैसा जो रात को भर देता है और रीढ़ में ठंडक दौड़ा देता है। कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता। बचपन से मुझसे डरते आए हैं। मैं लड़ता हूं जैसे खोने को कुछ नहीं, लेकिन आज रात बस मुझे इतना गुस्से में फिर भी काबू में और भूखे शेर जैसा देखकर उनकी रूह कांपती है जैसी कभी मुक्केबाजी में नहीं कांपी। मन में बस एक ही बात है कि डेक्स इतना जोर से न चिल्लाए कि यारा बाहर आ जाए। नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे। बस यही कमी थी कि इस बेवकूफी भरे नजारे की वजह से वो मुझसे दोबारा डरने लगे। तो सब खत्म। सीधा खड़ा होता हूँ, ऊपर से डेक्स को देखता हूँ, पांव पीछे खींच लेता हूँ, निकलो यहाँ से। बाकी दोनों ऐसे हिलते हैं जैसे फांसी से माफी मिल गई हो। डेक्स को जमीन से उठाते हैं और जाते जाते जल्दी से बोल देते हैं, जा रहे हैं बिग सी। जैसे ही वो जाते हैं सब छोड़ देता हूँ, वो सारा तनाव, वो सारी धार, और आंगन में वापस आ जाता हूँ। पीछे की कुंडी लगा देता हूँ। अंदर यारा मेरे जाने के बाद से चैन से नहीं बैठ पाई। हर पल 1 घंटे जैसा लगा है। मुझे गए काफी देर हो गई है और उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। पेट गुड़गुड़ाता है। मेज पर खाना अभी भी भाप उड़ा रहा है, लेकिन एक निवाला भी नहीं जाता। बस इन कुछ दिनों में उसने उसे धीरे धीरे अलग इंसान बनते देखा है। बिना चाहे मन में उम्मीद फिर जड़ें जमाने लगी है। उसे अमीर नहीं बनना, बस टिका रहे। लेकिन अगर वो वापस शराब और जुए पर गया तो वो क्या करेगी? बच्चा अभी इतना छोटा है, उसे साथ लेकर काम पर नहीं जा सकती। क्या सच में तलाक तक नौबत आएगी? अभी इन्हीं सोचों में डूबी है कि पक्के कदमों की आहट सुनाई देती है। आंखें खुद ब खुद उस आवाज की तरफ मुड़ जाती हैं, और वो है उसका लंबा कद चांदनी में से कदम रखता हुआ। उस पल यारा की सूनी आंखों में रोशनी फूट पड़ती है। वो सच में उन लोगों के साथ नहीं गया, वो सच में रुका। अभी वहीं अचंभे में खड़ी है कि मैं पीछे से आकर दोनों बाहें उसके इर्द गिर्द लपेट लेता हूँ, उसके नरम गाल पर बोसा देता हूँ। ये क्या चेहरा बना रखा है? तुम्हारा आदमी 5 मिनट के लिए निकला और तुम पहचान नहीं पाई। चॉपस्टिक वापस उसके हाथ में थमाता हूँ और अपनी जगह बैठ जाता हूँ। एक मकई का बन उठाता हूँ और ऐसे खा जाता हूँ जैसे बरसों से भूखा हूँ। यारा अभी भी होश में आ रही है और बिना सोचे पूछती है, सच में हमेशा के लिए छोड़ दिया उन्हें? हल्का सा सैल्यूट मारता हूँ। जी बिल्कुल, हमेशा के लिए, जिंदगी से बाहर। यारा आखिरकार सिर हिलाती है